Okay, so good evening students. अब टिल नाउ हमने 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं फॉर दिस सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसमें हमने जो है बोल्ट्स डिज़ाइन नॉन एसेंट्रिक केस तक कवर कर चुके हैं। सो जो ये लेक्चर आपका है नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू कवर दैट इज़ एसेंट्रिक पार्ट। तो लास्ट क्लास जहाँ पे हमने छोड़ी थी न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। इन दैट न्यूमेरिकल हमने बोल्ट डिज़ाइन किया था with the lap joint, second case with the single cover butt joint, and third case with the double cover butt joint. तो एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। 2 प्लेट्स थी हमारी, एक 18 mm की थी और एक 10 mm की थी। तो when we are going to provide double cover butt joint, तो यहाँ पर एक empty स्पेस था। यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे पैकेजिंग प्लेट और फिलर प्लेट। इस फिलर प्लेट की थिकनेस होगी हमारी 18 माइनस 10 8 mm। तो यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर बीटा पी के जी कंसिडरेशन में आएगा। वी विल कंसिडर बीटा पी के जी बिकॉज हियर वी हैव टी पी के जी विच इज 8 mm दैट इज ग्रेटर देन 6 mm। और इसमें जो चेंजेस आ रहे थे वो ये था द shear plane will be 2। shear plane will be 2। earlier in single cover butt joint shear plane was 1 but here shear plane is 2। so और जो आपकी स्ट्रेंथ है बियरिंग में उसमें माइनर चेंज आएगा। द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट विल बी 8 mm और 10 mm और 18 mm that you have to calculate। तो किस तरह लेंगे देखिए, एक 18 mm की प्लेट है हमारी के साथ एक 10 mm की प्लेट है। ये हमें कवर प्लेट अटैच कर दी 8 mm और बिलो में अटैच कर दी दैट इज 8 mm। तो 18 10 और समेशन ऑफ बोथ कवर प्लेट्स दैट इज 8 + 8 16। तो इसमें सबसे मिनिमम है हमारी 10 mm। तो यहाँ पे थिकनेस जो हम अडॉप्ट करेंगे दैट इज 10 mm। तो शेयरिंग में डबल शेयर आपका हो जाएगा, बियरिंग में स्ट्रेंथ निकल जाएगी। फर्दर वही हमें करना है, नंबर ऑफ बोल्ट्स इज इक्वल टू टोटल गिवन लोड फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाय बोल्ट की स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ से हमारे नंबर ऑफ बोल्ट्स आएंगे, इट विल कम अराउंड 4। तो आप इस तरह से पैटर्न हमारा शो कर दोगे। पैटर्न विल बी लाइक दिस। चेन बोल्टिंग प्रोवाइड करेंगे हम, डायमंड बोल्टिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डायमंड बोल्टिंग प्रोवाइड करेंगे तो पैटर्न विल बी लाइक दिस। ओके, तो इसके बाद ये तो कल का रिवीजन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज एसेंट्रिक कनेक्शन। एसेंट्रिक कनेक्शन का मतलब है अर्लियर जो भी हमने पढ़ा था दैट वाज नॉन एसेंट्रिक। जो भी प्लेट आपकी अटैच थी और लोड आप लगा रहे थे, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड
जहाँ से पास कर रहा था। तो ये जो रिजल्टेंट फॉर्म होता है इस लाइन ऑफ एक्शन से, ये बनाता है एसेंट्रिसिटी, और ये एसेंट्रिसिटी की वजह से क्रिएट होता है आपका मूवमेंट। इसका मैग्नीट्यूड होता है P इंटू ई। दैट वाज वेरी नेग्लिजिबल in earlier case in lap joint or in single cover butt joint, बट कुछ कनेक्शन इस तरह से होते हैं कि यह नेग्लिजिबल नहीं होता है, इट इज़ इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो हम इसे कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए कॉलम है, इस कॉलम में इस टेंशन में हमारा एक ब्रैकेट अटैच है, कोई प्लेट अटैच है, और यहाँ से फर्दर कोई मेंबर इससे आगे रन कर रहा है। तो इस ब्रैकेट को इस कॉलम से अटैच करने के लिए हम यहाँ पे बोल्टिंग करेंगे, और इस कॉलम और बीम के कनेक्शन में यहाँ पर आप एक लोड प्रोवाइड करोगे P, जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो आपने 4 बोल्ट प्रोवाइड करे हैं, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी समवेयर यहाँ लाई करेगा। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसकी जो डिस्टेंस है, लेटरल डिस्टेंस इस P लोड से, ये होगी आपकी एसेंट्रिसिटी। तो इस एसेंट्रिसिटी की वजह से ये P इंटू ई, दिस P इंटू ई, P इंटू ई एक मूवमेंट क्रिएट करेगा। ये मूवमेंट क्या होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा या बेंडिंग मूवमेंट होगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमारा जो बोल्ट का ओरिएंटेशन है, जो बोल्ट हमारे लगे हुए हैं, वो ये हैं, जो आपको इस फिगर में देख पा रहे हैं, दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोल्ट, मीन्स bolts are perpendicular to the your लैपटॉप और योर फोन और जो भी आप देख रहे हैं। तो मूवमेंट क्लॉकवाइज लग रहा है ना, जब मूवमेंट क्लॉकवाइज है और बोल्ट आपका परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन है, तो जो मूवमेंट आएगा वो आएगा आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट। दैट मूवमेंट विल कम, दैट इज ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्क, दैट इज नॉट बेंडिंग मूवमेंट, फर्स्ट थिंग। और ये लोड भी यहाँ पे ट्रांसफर होगा, एक्सियल लोड। तो जो लोड यहाँ से ट्रांसफर होगा ये P, इट विल क्रिएट सम डायरेक्ट स्ट्रेसेस, डायरेक्ट लोड की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेसेस आ जाएंगे ऑन ईच बोल्ट, सारे बोल्ट्स पे। तो वन थिंग is direct stresses, direct shear force, and second thing is torsional shear stresses। जो torsional shear stresses develop होंगी due to the twisting movement। तो ये दो लाइन थ्योरी है, पढ़ लेते हैं। eccentric connection, they are type of moment adjusting connection, they are moment adjusting connection because moment आएगा तो हमें उसको moment adjusting connection बनाना पड़ेगा, उसी का हम इंश्योर करना है कि वो प्रॉपर मूवमेंट एडजस्ट करे। Where the connection are capable of transferring movement, कनेक्शन कैपेबल होना चाहिए कि मूवमेंट ट्रांसफर करे, एंड एक्सियल फोर्स ट्रांसफर करे, एंड शियर फोर्स ट्रांसफर करे फ्रॉम वन मेंबर टू द अनदर मेंबर। These connections are used in a frame connection, जनरली ये होते हैं फ्रेम कनेक्शन, जैसे मैंने बताया आपको, एक कॉलम और बीम जहाँ पे अटैच होता है, दैट इज फ्रेम कनेक्शन, एंड द वेयर द जॉइंट्स आर कंसिडर्ड रिजिड। तो एज यू आर प्रोवाइडिंग बोल्ट, द जॉइंट दैट यू आर कंसिडरिंग दैट इज रिजिड, ठीक है, it should not be pinned joint। So depending upon the placing of bolt, they are subjected to twisting movement or bending movement। The effect of twisting movement and shear force on bolt group cause shear force along two direction of bolt। ठीक है, जो भी डिस्कस करा वही चीज़ लिखी हुई है, कोई स्पेशल कुछ नहीं है। फिगर जो मैंने आपको ड्रॉ करा वो ये है। तो एसेंट्रिसिटी बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं बोल्ट में, वो 2 टाइप की है। पहली है टाइप 1 एसेंट्रिसिटी, और इसका दूसरा नाम है इन प्लेन एसेंट्रिसिटी। टाइप 1 इन प्लेन एसेंट्रिसिटी जो हम पहले पढ़ते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज आउट प्लेन एसेंट्रिसिटी और टाइप 2 एसेंट्रिसिटी। तो जो मैंने अभी डिस्कस किया ब्रीफ, वो है इन प्लेन एसेंट्रिसिटी। अरेंजमेंट इस तरह से है कुछ, ये आपका कॉलम है, देखिए क्लियरली शोर है आपको स्क्रीन पे, दिस इज योर कॉलम, ये ब्रैकेट अटैच है इससे, दिस इज योर ब्रैकेट। ब्रैकेट कुछ नहीं, एक प्लेट ही है स्टील की, जो आपका कनेक्ट कर रही है एक मेंबर से दूसरे मेंबर को, और ये आपका एक्चुअल लोड यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है P। ये मान लीजिए कितने बोल्ट लगे, 6 बोल्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर 6 शो करें समझाने के लिए।
तो ये एक तो पी लोड यहाँ से ट्रांसफर होगा एक्सियल लोड, दिस इज पी फाइन, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया बोल्ट ग्रुप का, दिस इज 6 बोल्ट, जिसको बोलते हैं बोल्ट ग्रुप। तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करेगा। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस पी तक की डिस्टेंस दैट इज ई, एसेंट्रिक डिस्टेंस, एसेंट्रिसिटी, ये यहाँ पे आपका मोमेंट क्रिएट कर देगा पी इंटू ई। देखिए जब ये पी लोड यहाँ पे मोमेंट क्रिएट करेगा दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट ऐसे, तो ये ब्रैकेट यहाँ से नीचे जाएगा, ये क्लॉकवाइज होगा। लेकिन बोल्ट जो है ब्रैकेट में तो बेंडिंग मोमेंट आएगा, इस चीज को देखिए, ब्रैकेट में बेंडिंग मोमेंट आएगा, बट बोल्ट आर परपेंडिकुलर टू द ब्रैकेट, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, तो बोल्ट में क्या आएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा। प्लीज नोट दिस पॉइंट, ट्विस्टिंग, ठीक है। इसकी वजह से बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू फर्स्ट डायरेक्ट shear force, second bolt is subjected to torsional shear stress और टॉर्जनल shear force, स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस इनटू एरिया आपका बन जाएगा फोर्स। तो दो तरह के फोर्स से हम डील करेंगे इसमें, ठीक है। ये इसका प्लान व्यू है, उसी फिगर का प्लान दिखा दिया यहाँ पे। इस तरह से ये आपका कॉलम सेक्शन जो मैंने बताया था उसमें आपने इस तरह से बोल्टिंग करिए, टू लाइन ऑफ बोल्टिंग है, और ये यहाँ पर आपका पी लोड लग रहा है, ये आपकी एसेंट्रिक डिस्टेंस हो गई। वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में लिखी, इफेक्ट ऑफ सेंट्रिक लोड एट सी जी ऑफ बोल्ट विल बी डायरेक्ट लोड पी एंड ट्विस्टिंग मोमेंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो ये डेरिवेशन पार्ट थोड़ा सा देख लीजिए इसका। F1 क्या है, ये F1 डायरेक्ट शेयर फोर्स इन ईच बोल्ट ड्यू टू द लोड P, ये डायरेक्ट शेयर फोर्स है हर एक बोल्ट में। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं अपनी एनालिसिस में कि जो है हर एक बोल्ट इक्वल शेयर फोर्स ले रहा होगा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कोई डिफरेंस होगा, लेकिन एनालिसिस में ऐसा एज्यूम करा जाता है कि इक्वल ले रहा होगा टू मेक एनालिसिस इजियर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। So F1 is the P total load divided by number of bolt N into area, total area, और this is the area of one bolt। तो ये कैंसिल करके एरिया विल कैंसिल, F इज इक्वल टू P बाई N। मतलब टोटल फोर्स अगर 100 है और आपने कितने 4 बोल्ट लगाए हैं, तो F1 विल कम 100 बाई 4 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर, ठीक है। दिस इज डायरेक्ट। सेकेंड वन इज टॉर्जनल शेयर फोर्स, ठीक है ना, ये आया है ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है F2 इक्वल टू, ये बनता है PE इंटू आर डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन भी मैं बताता हूँ, छोटा सा डेरिवेशन है, कुछ खास नहीं है, जो हमने सोम में पढ़ा है सॉलिड मैकेनिक्स में। टॉर्जन इक्वेशन सबने पढ़ी है, ठीक है। टॉर्जन इक्वेशन ऑफ शाफ्ट पढ़ते थे हम लोग थर्ड सेमेस्टर में, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो T बाई जे इज इक्वल टू एफ एस, ये शेयर स्ट्रेस, एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल, सी इज द रिजिडिटी मॉडुलस, ठीक है। टॉर्जन शेयर स्ट्रेस एफ, टी आपका ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया, जे क्या है यहाँ पे, जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इसको आई जेड से नोट करते हैं। इनर्शिया इज समेशन, इनर्शिया इज नथिंग बट सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। इनर्शिया क्या होता है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो ये क्या है, ए आर इंटू आर, यानी ए आर का स्क्वायर, और हमने किसी बॉडी के एलिमेंट्स लिए हैं तो समेशन विल बी समेशन ए आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये वाला पोर्शन अभी हटा दूं तो टी बाई जे इज इक्वल टू एफ बाई आर, ठीक है ना। तो एफ मुझे चाहिए स्ट्रेस, एफ इज इक्वल टू टी बाई आर, टी इंटू आर बाई जे, ठीक है ना। और जे को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, ए आर स्क्वायर से। तो देखो यही फॉर्मूला आगे जो ऊपर लिखा है, पी ई इंटू आर आई अपॉन समेशन ऑफ ए इंटू आर स्क्वायर, एंड दिस इज स्ट्रेस। और हमें इसे फोर्स बनाना है, अगर स्ट्रेस को फोर्स बनाना है तो इसमें एरिया की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एरिया ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में वही फॉर्मूला बचेगा जो ऊपर लिखा है, पी ई आर आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ आर का स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास फोर्स आ गए,
तो किसी भी बोल्ट पर, ईच एंड एवरी बोल्ट पे एक तो लगेगा आपका डायरेक्ट फोर्स नीचे की तरफ F1, ठीक है, दिस इज F1, और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जो RI वहाँ पे डिस्टेंस है, दैट इज रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू दैट बोल्ट जिसके लिए आप निकाल रहे हो। मान लीजिए आप इस बोल्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हो गया RI, ठीक है ना। और इस जो आपने ये लाइन ड्रॉ करी, इमेजिनरी लाइन, इसके परपेंडिकुलर ठीक 90 डिग्री में आपको क्या लगेगा, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस लगेगा, दैट इज F। इसको समझने के लिए जैसे हमने पढ़ा था सोम में शाफ्ट, जब शाफ्ट का हम शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, इसमें टॉर्क लगता है, ट्विस्टिंग मोमेंट आता है, उसका क्रॉस सेक्शन पे शेयर स्ट्रेस ऐसे ही आता है। आप अगर नोटिस करें तो आपने, अगर आपने पढ़ा है, आपको रिमाइंड करें तो इसका सेंटर है शाफ्ट का, तो इस तरह से शेयर स्ट्रेस आता है, ये इस तरह से, अगर ये क्लॉकवाइज इसका मोशन है तो, ठीक है ना। तो उसी के ही बेसिस पे लिया गया है कि सेंटर से जो यहाँ तक आपका लाइन होगी, इमेजिनरी लाइन होगी, उसी के ठीक 90 डिग्री में आपका ये स्ट्रेस लगेगा। तो F1 डायरेक्ट हो गया, F2 हो गया आपका टॉर्जनल फोर्स, इसके बीच में इसका आएगा दोनों का रिजल्टेंट, जैसे रिजल्टेंट फोर्स FR। FR क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स हम निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा है FR इज इक्वल टू समेशन ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, है ना। दो फोर्स हमें गिवन है, दोनों फोर्स के बीच का एंगल हमें पता है थीटा, दिस इज थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया हर एक बोल्ट पे, ठीक है, हर एक बोल्ट पे कैलकुलेट आप कर लोगे। अब इसको जो कंपेयर करना है, आपको बेसिकली डिज़ाइन सेव करना है ना, तो इस FR को जो कंपेयर करना है वो करना है आपकी रिवेट वैल्यू से, मतलब रिवेट वैल्यू या बोल्ट वैल्यू, है ना, एक ही चीज़ होगी, बोल्ट की स्ट्रेंथ से कंपेयर करना है। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, it should not be greater than this bolt value or it should be less than its bolt value, ठीक है। अगर ऐसा है देन ओके, डिजाइन इज सेफ। अगर ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दिस, तो इफ इट इज नॉट मतलब FR जो अगर आपका लेस हो गया, सॉरी ग्रेटर हो गया, लेस नहीं हुआ, ग्रेटर हो गया किससे, बोल्ट वैल्यू से, देन आपका बोल्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको चेक करनी है। तो जिसका की पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एस्पेक्ट से भी बहुत जेन्युइन पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कि इफ थीटा इज मिनिमम एंड FR इज मैक्सिमम, FR को मैक्सिमम करने के लिए थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है, और रेडियल डिस्टेंस इज मैक्सिमम ऑफ बोल्ट that will be subjected to failure first called critically stressed bolt। ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए फिगर है हमारी, तो आपने देखा होगा टॉर्जन सीरीज स्ट्रेस फॉर्मूले में जो F2 है वो क्या था, TERI अपॉन समेशन ऑफ R का स्क्वायर। तो नीचे डिनोमिनेटर तो सब में सेम है फॉर ईच एंड एवरी बोल्ट, लेकिन ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो R है। ये R क्या है, रेडियल डिस्टेंस है, ये रेडियल डिस्टेंस। तो जितनी ज़्यादा ये रेडियल डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा हमारा F2 होगा, जितना ज़्यादा हमारा F2 होगा उतना ज़्यादा हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि F2R रेडियल डिस्टेंस ज़्यादा होने से हमारा टॉर्जन शेयर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। बट ये थीटा अगर मिनिमम होगा, उसकी वजह से भी हमारा F2, हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा थीटा की वजह से। क्योंकि अगर थीटा, ऑब्वियस सी बात है, दो कंपोनेंट है फोर्स के F1 F2, और उनके बीच का जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू घट जाती है, कम हो जाती है ना। कॉस थीटा है वैसे भी, कॉस थीटा में थीटा ज़्यादा हो तो वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। कॉस थीटा में थीटा कम होगा तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल है हमारा, सिंपल, जब भी मैंने बताया सिंपल एक न्यूमेरिकल है। इसमें कितने बोल्ट आपको गिवन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 बोल्ट है, टोटल 12 बोल्ट का अरेंजमेंट है, ठीक है।
इसमें आपका नेमिंग कर दी इन्होंने, नॉमेनक्लेचर ऐसे नेमिंग कर दिए एनालिसिस के लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एफ ऐसे करके, ठीक है। ऐसे पी फोर्स उन्होंने दे दिया, सेंट्रिक फोर्स। क्वेश्चन ये है, फिगर शोज स्टील ब्रैकेट कनेक्शन यूजिंग 22 mm डाया बोल्ट, ठीक है ना। डाया बोल्ट कितनी है, 22 mm, 12 बोल्ट है। तो ट्रांसमिट एसेंट्रिक फोर्स पी यू इज ग्रेटर देन पी यू इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। तो जो फोर्स है वो 200 किलोमीटर है, 200। ये अल्टीमेट लोड दे दिया आपको, फैक्टर्ड दे दिया है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एसेंट्रिसिटी 250 mm फ्रॉम सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एसेंट्रिसिटी है वो बना रहा है 250 mm की। तो ई की वैल्यू दे दी। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स इन द बोल्ट एंड चेक वेदर दे आर सेफ व्हेन थिकनेस ऑफ ईच प्लेट इज 10 mm। तो बोल्ट को चेक करना है कि ये सेफ है या नहीं है एसेंट्रिक केस के लिए, एसेंट्रिक लोड के लिए। सारी जो ब्रैकेट है और जो कॉलम है सबकी थिकनेस जो है वो कह रहे हैं 10 mm है, तो मान लीजिए। तो सिंपल प्रोसीड करना है। तो स्टेप 1 क्या है आपका, F1 फाइंड करेंगे। F1 बताया था आपको, टोटल फोर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट, राइट। टोटल फोर्स 200, 200 डिवाइड बाय 12, तो 200 बाय 12 विच इज इक्वल टू 16.67 किलोमीटर। F1 तो इजी है, सिंपली आ गया आपका 16.67 किलोमीटर। स्टेप 2 इज टू फाइंड F2, ठीक है, टॉर्जन शियर फोर्स। तो ये आपका फॉर्मूला था पी ई आर अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर। तो मैंने बताया था क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट वो होता है जो जिसकी रेडियल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है और थीटा सबसे कम होता है। तो क्रिटिकली स्ट्रेस का मतलब होता है कि उस बोल्ट पे सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है, तो पहले फेल वही बोल्ट होगा। तो जो हम एनालिसिस में निकालेंगे सिर्फ उसी बोल्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे, सभी ईच एंड एवरी बोल्ट के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो फिर तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 10 पेज का, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग। कहने का मतलब ये है, मैं फिगर के द्वारा चलता हूँ। मान लीजिए ये फिगर है, इसमें सबसे दूर कौन से बोल्ट हैं, तो ये है, 4 ही बोल्ट होंगे, 2 टॉप के 2 बॉटम के, ए बी और लास्ट के क्या लिखे हैं, मान लीजिए के और एल। तो के एल ए बी ये होंगे सबसे फारदेस्ट बोल्ट, ठीक है ना, सबसे दूर के। अब इसमें थीटा मिनिमम किसका होगा, तो देख आप, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा बाय ड्राइंग। ये आपका आर आई हो गया, इसके 90 डिग्री पे बना ये F2, F1 ये हो गया, तो इसका थीटा ये हो गया, ठीक है। इस बोल्ट का थीटा देखो, ये उसका F2 F1 हो गया, और ये इसकी आर आई डिस्टेंस हो गई रेडियल, और ये इसका हो गया एंगल, ये थीटा। इनका थीटा तो कम है, ठीक है। इसमें देखते हैं F1 इसका फोर्स F1 नीचे जा रहा है, और ये F2 जो है वो आपका इस लाइन के इधर जा रहा है। तो इस केस में तो भाई F1 और F2 के बीच का जो एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू बढ़ गई, थीटा इसमें ज़्यादा है। लास्ट केस के लिए ये F नीचे जा रहा है और ये आपका देखो F2 इधर जा रहा है। इस केस में भी काफ़ी इनफ वैल्यू है थीटा की। तो क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट ए तो नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, सॉरी के भी नहीं हो सकता है। क्रिटिकल स्ट्रेस बोल्ट आपके कौन से होंगे, ये लास्ट वाला जो है एल होगा और बी होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एज अ नोट, बी एंड एल बोथ हैज द मिनिमम थीटा, मिनिमम एंगल, एंड रेडियल डिस्टेंस आर मैक्सिमम, थीटा मिनिमम एंड आर इज मैक्सिमम। तो बी एंड एल बोल्ट आर क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट, ठीक है। तो ये आर आप निकाल लोगे, ये आपको ना सारी वैल्यूज गिवन है, पिच गेज सब गिवन है, 80 80 80, तो ये सब आपको गिवन है। तो यहाँ से आप आर निकाल लोगे, आर इंक्लाइन डिस्टेंस है तो आपको हाइपोटेन्यूज वगैरह करके साइन थीटा कॉस थीटा करके सब निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर लोगे। ये आपको 50 गिवन है, ठीक है। ये कितना जाएगा, 80 + 80 आपका हो जाएगा 160 + 40 200, तो 200 ये हो गया है, और ये हो गया 50। वैसे करके आप इसमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लोगे, आर हो जाएगा आपका। इससे सिमिलरली आपको सारे आर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको समेशन ऑफ आर स्क्वायर करना है। तो आपको इन दोनों का सेम होगा ये निकालना है, तो इन दोनों का भी निकालना पड़ेगा, मतलब ईच एंड एवरी बोल्ट के पेयर का आपको आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें F2 कैलकुलेट करना है। और F2 में क्योंकि फॉर्मूले में आता है समेशन ऑफ आर का स्क्वायर,
तो ये देखो हमने निकाला है आर ए आर के आर चारों का सेम होगा, तो ये निकाल दिया 206। फिर बीच के आर सी आर डी आर आई आर जे के निकाल दिया 130 mm। फिर जो सबसे सेंटर के थे उनका निकाल दिया, ठीक है 64 आ गया। वो आप कैलकुलेशन करते रहना। अब यहाँ पॉइंट को समझो, F2 आप कैलकुलेट करोगे पी ई आर अपॉन समेशन ऑफ आर का स्क्वायर। तो सी पी हमारा जो है 200 किलोटन, ई हमें गिवन है 250 mm एसेंट्रिसिटी, और ये हमें गिवन है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया आर आई रेडियल डिस्टेंस 206 डिवाइड बाय ये आपका हो गया समेशन ऑफ आर का स्क्वायर। सारे आर यहाँ पे आपने ऐड कर दिए, ये हो गया। इसको कैंसिल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 40.58 किलोमीटर। इसका मतलब क्या होगा कि F2 जो आ रहा है दैट इज 40.58। F1 कितना आया था हमारा 16.67 आया था, राइट। F2 आ गया 40.58। तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए थीटा निकालना पड़ेगा पहले, कॉस थीटा। तो थीटा इजी निकल जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा 200/50। यहाँ से करा तो थीटा आ गया 75.96 डिग्री। तो 75 मतलब 76 डिग्री के आसपास। तो ये आप उसका कॉस थीटा निकाल देंगे, कैलसी से निकल जाएगा। तो ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये सब करने के बाद अंडर रूट में लेने के बाद एफ आर विच यू आर गेटिंग दैट इज 47.46 किलोमीटर। क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, आप F1 पुट करोगे, F2 पुट करोगे, 2F1 F2 कॉस थीटा, इट इज 47.46 किलो न्यूटन, ठीक। अब इसको कंपेयर करना है किससे, बोल्ट वैल्यू से। तो बोल्ट वैल्यू से कंपेयर करने के लिए आपको बोल्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस केस के लिए सेपरेटली। तो बोल्ट वैल्यू मैंने आपको बताया है कैसे कैलकुलेट करनी है इससे पहले न्यूमेरिकल्स में। तो कुछ नहीं करना है, वही VDS भी निकालना है, शेयर स्ट्रेंथ फॉर्मूला वही रहेगा FUB अपॉन √3 1.25 इंटू NN नंबर ऑफ प्लेन इंटू ANB। अब इसमें कॉलम में ये प्लेट अटैच है ना, कॉलम की जो है मेंबर से ये प्लेट अटैच है ब्रैकेट, तो सिंगल शेयर ऑफ प्लेन है तो NN इक्वल टू 1 ले लिया, ANB आप निकाल दो, ठीक है। डायमीटर ऑफ बोल्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 22 है 22। तो VDS में आपका निकल गया कितना आया, ये आपका 70.23, ठीक है। इसमें आप अगर NN थ्रेड में मारे तो इंटू 0.78, ठीक है ना। तो ये आपका 6 के आसपास आ जाएगा, 60 समथिंग अराउंड किलोमीटर में आ जाएगा शेयर में, कैलकुलेट कर लेना। और VDP बियरिंग में स्ट्रेंथ आ जाएगी 2.5 kb इंटू टी इंटू एफ यू ओवर 1.25। तो केबी निकालना मैंने बता दिया था आपको, केबी यहाँ से निकलेगा, एसेंट्रिसिटी आप निकाल लोगे, ठीक है। और द पॉइंट इज टी, तो टी इन्होंने कुछ मेंशन किया था कि 10 mm थिकनेस क्वेश्चन में गिवन है सभी मेंबर्स की। तो ये तो टी में तो आपको थिनर चूज करना ही नहीं है, सबकी बराबर ही है। तो ये सबसे जो छोटी होती है शेयरिंग बियरिंग में वो हमारी बोल्ट वैल्यू होती है। तो जो भी बोल्ट वैल्यू आई उसको आप कंपेयर करेंगे किससे, अपने रिजल्टेंट फोर्स से। अगर ये बोल्ट वैल्यू ग्रेटर है रिजल्टेंट फोर्स से देन फाइन, तो कोई दिक्कत नहीं, तो लिख देंगे डिज़ाइन इज सेफ। अगर ये बोल्ट वैल्यू छोटी हो गई, कम हो गई किससे, रिजल्टेंट फोर्स से, देन उनको वरीड होने की ज़रूरत है। तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन तो फेल हो गया, डिज़ाइन फेल हो गया मतलब फिर फर्दर वी हैव टू रीडिज़ाइन दिस। रीडिज़ाइन में क्या करेंगे, आइदर हम या तो थिकनेस बढ़ाएंगे या फिर हम क्या करेंगे, थिकनेस बढ़ाने से ज़्यादा पहले प्रेफर किया जाता है आपका बोल्ट का डायमीटर बढ़ाना। तो वी विल इंक्रीज द डायमीटर अगर ये वैल्यू कम आएगी। वैसा नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन डिज़ाइन इस तरह से किया है कि वो कम आएगा। अगर ये आता है तो आप फिर लिखोगे ऐसे क्वेश्चन में कि D22 में फेल हो रहा है तो देन वी विल टेक D इज इक्वल टू 24 mm, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आपका हो गया। तो ये था आपका इन प्लेन और टाइप 1 एसेंट्रिसिटी केस, ठीक है। तो डेरिवेशन भी समझ लिया, इसका थ्योरी भी समझ लिया, एक सवाल भी करना कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट है सेकेंड टाइप, दैट इज आउट प्लेन एसेंट्रिसिटी। सेकेंड टाइप 2। तो इसका आउट प्लेन का मतलब ये है कि जो इसमें मूवमेंट आ रहा है वो बोल्ट के ग्रुप के प्लेन में नहीं आ रहा है। देखो समझने के लिए ऐसे समझें इसको,
पहले हमने पढ़ा अभी इन प्लेन वाला, उसमें क्या था कि जो मोमेंट आ रहा था दैट इज पैरेलल टू द ब्रैकेट, दिस इज द मोमेंट था पैरेलल टू द ब्रैकेट, है ना। और ये बोल्ट ग्रुप का ये प्लेन है जिसमें बोल्ट अटैच है इसके कॉलम के उस पे मेंबर की प्लेट पे। तो ये इसके पैरेलल था ये बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इस केस में परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको बोल रहे हैं आउट प्लेन एसेंट्रिसिटी। मतलब देखिए, कहने का मतलब ये है, ये इसका फिगर हो गया। इसमें क्या है कि इस तरह से कॉलम है, ठीक है ना, ये इसका दो फ्लैंज है बीच में, ठीक है। और इस परपेंडिकुलरली आपने कोई ब्रैकेट है कोई प्लेट आपकी अटैच है इस तरह से, ये परपेंडिकुलरली। और यहाँ आपने इसे पैरेलल पैरेलल इस तरह से वो बोल्टिंग करी है, ठीक है ना। तो ये तो इसका बोल्ट ग्रुप की साइड हो गई ये वाला। अब जो लोड आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया पी, इसने सेंट्रिसिटी यहाँ से बनाई, तो ये मोमेंट इस तरह से क्रिएट करेगा क्लॉकवाइज पी इनटू ई का। जो मोमेंट है परपेंडिकुलर टू द बोल्ट ग्रुप है, इसलिए इसको बोल दिया आउट प्लेन सेंट्रिसिटी। इसका टॉप व्यू जो है प्लान इस तरह से आपको नजर आएगा कुछ, या इस सेक्शन का ये। तो ये एक इस फ्लैंज में आपका इस तरह से ब्रैकेट का लगा हुआ है, टॉप पोर्शन पे आप पी लोड लगा रहे हो, तो इसके ग्रुप से ये पी लोड की सेंट्रिसिटी पे है तो मोमेंट आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर तो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है कि इफेक्ट ऑफ द सेंट्रिक लोड एट सी जी ऑफ बोल्ट ग्रुप विल बी अ डायरेक्ट शेयर फोर्स पी, जैसा कि पहले था, एंड बेंडिंग मोमेंट एम इज इक्वल टू पी। तो डिफरेंस जो है दोनों में वो ये है कि पिन सेंट्रिसिटी में जो पहले पढ़ी टाइप 1 में आपका बोल्ट पे क्या आ रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है, टॉर्जन और ट्विस्टिंग मोमेंट। बट इस वाले केस में जो आपका मोमेंट आ रहा है बोल्ट ग्रुप पर, वो आ रहा है आपका बेंडिंग मोमेंट। मैग्नीट्यूड पी इनटू ई है, बट बेंडिंग मोमेंट है बोल्ट के लिए अलोंग द प्लेन है, और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन था। इसमें बोल्ट बेंड होंगे, तो आप देखेंगे जब ये ब्रैकेट इस तरह से मोमेंट आएगा नीचे को झुकेगा, तो जो बोल्ट हैं ऊपर से ये बाहर की तरफ एलोंगेट होंगे, स्ट्रेच होंगे। तो इन बोल्ट में क्या आ जाएगा, टेंशन आएगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। और जब नीचे घूम के इस तरह से मोमेंट आएगा, तो नीचे के बोल्ट पे क्या आएंगे, नीचे का बोल्ट कंप्रेस होगा, प्लेट कंप्रेस होगी, तो नीचे के बोल्ट पे क्या है, कंप्रेशन आएगा। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम, टॉप में आ रहा है टेंशन और बॉटम में आएगा कंप्रेशन। बट आप जैसा फिगर देख पा रहे होंगे तो आप खुद ही फील कर जाएंगे कि इसमें मोस्ट ऑफ द बोल्ट पे, टॉप में मोस्ट ऑफ द बोल्ट पे, मतलब अगर 5 बोल्ट है तो 5 में से 3 बोल्ट पे से ज़्यादा बोल्ट पे, 3 पे आपका टेंशन ही आने वाला है, क्योंकि लोड इस तरह से लगा हुआ है, लोड का जो अरेंजमेंट है पैटर्न वो इस तरह से है। तो मोस्ट ऑफ द बोल्ट पे आपका टेंशन आएगा और नीचे वाली 1 या 2 बोल्ट पे आपका क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। तो इसका जो हम न्यूट्रल एक्सिस लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या न्यूट्रल एक्सिस लेते हैं, तो हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपना मतलब वो दिया, योगदान दिया, कहा कि ये H/6 पे होना चाहिए, H/7 पे होना चाहिए, इसका ये क्राइटेरिया होना चाहिए, उसका वो क्राइटेरिया होना चाहिए। बट जो फॉलो किया फर्दर हमने, वो हमने किया फॉलो H/7 पे, बॉटम से लेके H/7 पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने कंसिडर कर रहे हैं, इतना ही होगा। ड्यू टू द डायरेक्ट लोड P, all bolts subjected to bearing and shearing. Due to bending moment, bolt above the NA are subjected to, ये लिखा है, bolt above NA are subjected to tension, and the bolt below NA is subjected compression. हालांकि उन्होंने लिखा है कि bolts below NA are useless, क्योंकि वो बहुत कम बोल्ट हैं, एक तो कंप्रेशन में आ रहे हैं, ठीक है, और बोल्ट्स आर, मतलब यूजलेस कहने का मतलब ये है कि बोल्ट्स हैव गुड स्ट्रेंथ इन टेंशन एज कंपेयर टू कंप्रेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे, द ब्रैकेट डेप्थ मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ ब्रैकेट टू द सेंटर ऑफ टॉप मोस्ट बोल्ट, ठीक है, एज इन वेल्डिंग डेप्थ टेकन फ्रॉम टॉप एंड ऑफ द ब्रैकेट बिकॉज इट इज वेल्डेड अपॉन द टॉप, ठीक है।
के कहने का मतलब है कि जो हम टोटल डेप्थ ऑफ द ब्रैकेट लेंगे वो हम टॉप ऑफ द बोल्ट तक लेंगे, ठीक है। एंड दिस इज दैट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। इट इज द एज्यूम दैट एनी lies at distance h by 7 from the bottom of bracket। तो ऐसा कुछ स्ट्रेस डायग्राम आपका बनता है इसमें इस तरह का, है ना। ये आपने बोल्टिंग वोल्टिंग कर रखी है। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इसका, ये बॉटम से जो लाई करेगा, जो डिस्टेंस होगी ये होगी h by 7, ठीक है। ठीक, द लास्ट पॉइंट जो है आपका, जो बोल्ट है उस पर टेंशन भी आ रहा है, उस पर शेयरिंग भी आ रही है, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया था एक इंट्रैक्शन फॉर्मूला, सिंस द बोल्ट आर अबव एनी सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड शेयरिंग, द गवर्निंग क्राइटेरिया टू प्रिवेंट फेलियर ऑफ द बोल्ट इज दिस। तो टेंशन भी आ रहा है, शेयरिंग भी आ रही है, तो जब दोनों एक साथ आ रही हैं टेंशन एंड शेयरिंग, तो उसको प्रूव करने के लिए, उसको सेव करने के लिए हम इस फॉर्मूले के थ्रू, ये फार्मूला हम जो कंसिडर करते हैं, फार्मूला बताया था मैंने, इंट्रैक्शन फार्मूला इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो पी टी टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन टेंसाइल लोड प्लस ये शेयर कैलकुलेटर में शेयर स्ट्रेंथ होगा डिवाइड बाय द शेयर लोड, इसका होल स्क्वायर, इट शुड बी लेस देन 1। लेस देन 1 है तो ये सेफ है, नहीं है तो रिडिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी इस केस में, ठीक है। और इसको मैंने बताया था बोलते हैं कि इंट्रैक्शन फार्मूला, INTRACTION इंट्रैक्शन फार्मूला। ये इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास नहीं है ये, वैसे देख लेते हैं कैसा। टेंशन डेवलप्ड एट इन द बोल्ट TI इज इक्वल टू K इंटू वाई। K इज नथिंग बट ए कांस्टेंट। वो बोल रहे कि टेंशन इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू दी वाई डिस्टेंस, कि जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर बढ़ेंगे वाई इंक्रीज करेंगे, टेंशन भी बढ़ता रहेगा, राइट। सिंपल थिंग। MI मतलब मोमेंट इज इक्वल टू TY इंटू YI, तब जो मोमेंट होगा दैट इज टेंसाइल फोर्स इनटू द डिस्टेंस, वही तो मोमेंट होगा आपका, ठीक है। तो ये एक बोर्ड के लिए होगी। तो समेशन m डैश बोलते हैं समेशन, तो समेशन मोमेंट इज दिस, ठीक है। तो टेंसाइल फोर्स इन बोल्ट, ये आपका फर्दर बन गया आपका ये TI इज इक्वल टू m डैश y अपॉन समेशन ऑफ y का स्क्वायर। और आप इसको फॉर्मूले को गौर से देखेंगे अगर, तो ये फॉर्मूला आपको सिमिलर लगेगा अर्लियर फॉर्मूले से, जो हम F2 की बात कर रहे थे ना, वहाँ पे PE R अपॉन आर स्क्वायर होता था, यहाँ पे क्या है M Y अपॉन समेशन ऑफ y स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये M है, ये M भी तो P इंटू E है ना, तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, इट इज ऑलमोस्ट सेम, फॉर्मूला इज सेम, ठीक है। यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट था और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। These are design steps। तो आउटपुट सेंट्रिसिटी केस में आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं न्यूमेरिकल के लिए या डिज़ाइन के लिए, तो वो इस तरह से है कि न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस स्टेप अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन में P और E आपको गिवन होंगे, क्वेश्चन में आपको पिच गिवन होगी और एज डिस्टेंस आपको गिवन होगी, नंबर ऑफ बोल्ट्स आपको निकाल लेंगे। व्हेन द पॉइंट कम डिजाइन अ कनेक्शन, डिजाइन वर्ड मतलब आपको नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करना है, एंड यू हैव टू चेक कि whatever connection you have provided that is safe or not, simple। first point is first step is select a nominal diameter of the bolt। diameter of bolt आप assume करेंगे, assume करते वक्त इसमें एक फॉर्मूला आता है, उसको बोलते हैं अनविन्स फार्मूला, UNWIN एपोस्ट्रोफी S फार्मूला, अनविन्स फार्मूला। ये होता है 6.05 अंडर रूट टी। थिकनेस ऑफ प्लेट आपको पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप डायमीटर ऑफ बोल्ट निकाल सकते हैं, एक रफली निकाल सकते हैं, जूम कर सकते हैं। डी आपको पता है तो आप पिच भी निकाल लोगे और एज डिस्टेंस भी निकाल लोगे, 2.5 डी से पिच निकाल लोगे और 1.5 डी नोट से आप एज डिस्टेंस निकाल लोगे। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका ये कंप्लीट हो गया।
फिर आप निकालो कि VDSP डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ और डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 2 बार, ये आप वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, VDSP तो हमने कई बार निकाला हुआ है, क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हमने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, लेकिन आपको मैंने बताया था। ठीक है ना, कुछ नहीं है, 0.9 FU इंटू AM, इससे निकाल सिंपल। ठीक है, थर्ड स्टेप इज सेलेक्ट द नंबर ऑफ बोल्ट लाइन। तो इसमें सेलेक्ट करने वाली सच कोई बात नहीं, क्योंकि नॉर्मली 2 ही बोल्ट लाइन प्रोवाइड करेंगे हम इस केस के लिए। तो N डैश बोल्ट लाइन विल बी द 2। ठीक है, एंड M इज इक्वल टू P इंटू E। जो फॉर्मूला बनता है N नंबर ऑफ बोल्ट पर लाइन स्मॉल n इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप मेमोराइज कर लें तो बेटर है। मेमोराइज कर लें, क्या मेमोराइज करना ही है इसको, द रूट 6m डिवाइड बाई एन डैश इंटू पिच इंटू VDSP। एम आपका यहाँ बेंडिंग मोमेंट है, एन डैश आपका 2 लाइन आपकी हुई, स्मॉल p ये पिच है, और इंटू VDSP आपकी डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ हो गई। ये फॉर्मूला आपको क्या देगा, नंबर ऑफ बोल्ट्स आप कितने प्रोवाइड करोगे। तो आपके पास VDSP आ गया, TD आ गया, स्ट्रेंथ आपके पास आ गया, आपको लोड निकालना है, शेयर फोर्स मतलब, और टेंसाइल फोर्स। इसके बाद आप वही आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इंटरेक्शन फॉर्मूला में रख के उसको प्रूफ कर देना। कंप्यूट द शेयर फोर्स इन ईच बोल्ट, तो वो तो सेम है, शेयर फोर्स जो है डायरेक्ट दैट इज सेम, P बाई N टोटल लोड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ बोल्ट, आपको शेयर फोर्स आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड टेंसाइल फोर्स ऑन एक्सट्रीम क्रिटिकल बोल्ट, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने बता दी कैसे निकालना है, ये M, ठीक है ना, M क्या आपका P इंटू E है, Y डिवाइड बाई समेशन ऑफ Y का स्क्वायर, इससे आप निकाल लोगे अपना T। फिर आप कंपेयर करोगे, इंडिविजुअल कंपेयर करोगे पहले कि VSB शुड बी लेस देन VDSB, मतलब शेयर फोर्स शुड बी लेस देन डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन में TB टेंसाइल लोड टेंसाइल फोर्स शुड बी लेस देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये हो गया, ओके फाइन। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन, कंबाइंड चेक बाय द इंटरेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें आप ये रखोगे शेयर में, और आप ये रखोगे टेंशन में, और इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये आप ऊपर से वैल्यूज पुट कर लोगे। इफ इट इज नॉट फुलफिल्ड देन इंक्रीज द नंबर ऑफ बोल्ट लाइन और डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो ये नोट आप एज ए नोट इसको लिख सकते हो कि अगर ये इंटरेक्शन फॉर्मूला क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है, in that case what you will do, either you have to increase bolt line or diameter of the bolt to make save this ठीक है। तो अब आज ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा ये, 40 मिनट 45 मिनट हो गया। तो आज हमने काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर कर लिया है नॉन एसेंट्रिक में। टाइप 1 हमने कर लिया पूरा, टाइप 2 हमने थ्योरी पढ़ ली, न्यूमेरिकल क्लास में करेंगे। तो आई होप वी विल कवर दी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। तो सीटी में आपको मैं पहले यूनिट दे दूंगा, वेल्डिंग में आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ऐसी उम्मीद करते हैं कि इतना हो जाएगा। तो क्लोज करते हैं। Okay, thank you. This is all for this lecture, lecture number 5. ठीक है, next class we will do numerical, and then we will move our next topic, welding design. ठीक है, thank you.